हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ शादी के बाद पति पत्नी हनीमून पर जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसमें पत्नी की मौत हो जाती है। आपको इस स्टोरी में इतना सस्पेंस देखने को मिलेगा जितना किसी मूवी में भी नहीं होता। यह कहानी एनी दीवानी की है जो एक अरबपति घर से थी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। 1970 की दशक की शुरुआत में युगांडा देश के राष्ट्रपति के द्वारा पॉलिसी बदली गई, जिससे वहां रहने वाले सभी एशियाई लोगों को वहां से मार पीट कर भगाया जाने लगा, जिसके चलते विनोद हिंदुजा युगांडा छोड़ स्वीडन के मैरिस्टेड में आ बसे। विनोद हिंदुजा एक अरबपति बिजनेसमैन होते हैं जो स्वीडन के अरबपति बिजनेसमैन में भी गिने जाते हैं। एनी का जन्म 19 मार्च 1982 को स्वीडन के मैरिस्टेड नाम के शहर में होता है। एनी बचपन से ही एक मिलनसार स्वभाव की लड़की थी, जिसकी आसपास के सभी बच्चों से अच्छी दोस्ती थी। एनी ने स्वीडन से ही इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल की। काम के चलते एनी का इंग्लैंड में आना जाना लगा रहता था, जिसके चलते साल 2009 में उसकी मुलाकात श्रेयन देवानी से होती है। श्रेयन देवानी के पिता भी मूल रूप से भारतीय थे, जो बाद में ब्रिटेन जा बसे। श्रेयन भी एक अरबपति परिवार से था जो अपनी फैमिली बिजनेस को चला रहा था। एनी और श्रेयन की मुलाकात के बाद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला करते हैं। एनी श्रेयन को अपने पिता विनोद से मिलवाती है और एनी के पिता को भी विनोद पसंद आ जाता है। इसके बाद एनी और श्रेयन के परिवार के बाकी लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों परिवारों की इस मुलाकात में एनी और श्रेयन की शादी पक्की हो जाती है। एनी और श्रेयन की शादी दोनों परिवार भारत से करने का फैसला करते हैं। 29 अक्टूबर 2010 को मुंबई में लेक पवई के आलीशान होटल में शादी होती है। शादी के बाद एनी और श्रेयन हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं और 7 नवंबर 2010 को साउथ अफ्रीका के केप टाउन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं और वहीं से एनी देवानी और श्रेयन देवानी एक डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं और अगले 4 दिनों तक वहीं रुकते हैं और वहां की जंगल सफारी के मज़े लेते हैं। 12 नवंबर को ये दोनों वापस केप टाउन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। श्रेयन एयरपोर्ट से ही एक टैक्सी बुक करता है, जिसके ड्राइवर का नाम जोला टोंगो होता है। श्रेयन जोला टोंगो की टैक्सी को 5 स्टार कैप ग्रेस होटल तक बुक करता है। होटल पहुंचने के बाद वो दोनों अपना पूरा वक्त अपने रूम में गुजारते हैं और रात को डिनर करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलते हैं। 13 नवंबर के दिन भी वो अपना सारा वक्त अपने ही रूम में बिताते हैं और शाम को 6:30 बजे वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं और उस होटल के बार में पहुंच जाते हैं, जहां वो फोटोज़ लेते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं। इसी बीच वो अपने टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फ़ोन लगाते हैं और होटल में बुलाते हैं। जोला टोंगो के होटल पहुंचने पर श्रेयन ड्राइवर से कहता है कि यहाँ की मशहूर सुशी डिश आसपास सबसे अच्छी कहाँ मिलती है, तो जोला टोंगो उन्हें सर्फ साइड रेस्टोरेंट में ले जाता है, जो स्टैंड इलाके में होता है, कैप ग्रेस होटल से लगभग 40 किलोमीटर दूर। रात के 9:33 पर एनी और श्रेयन रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। यहाँ ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 पर उस रेस्टोरेंट से निकलते हैं और टैक्सी में बैठकर अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। केप ग्रेस होटल और सर्फसाइड रेस्टोरेंट के बीच एक गुगुलेथु नाम की जगह पड़ती है। गुगुलेथु जगह उस शहर से बिल्कुल अलग थलग था, मतलब एक कच्ची बस्ती का इलाका। उस इलाके में एक घुमाव आता है, जिसके कारण ड्राइवर जोला टोंगो अपनी गाड़ी को स्लो करता है और तभी अचानक से एक शख्स गाड़ी के सामने वाले शीशे पर अपना हाथ मारता है। यह लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक और शख्स आ जाता है और वो दोनों अपनी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं।
उनमें से एक शख्स ने ड्राइवर पर बंदूक तान दी और उसे कार से बाहर निकाल दिया, तो वहीं दूसरे शख्स पीछे वाली सीट पर एनी और श्रेयन के ऊपर बंदूक तान कर पीछे बैठ जाता है। ड्राइवर सीट पर बैठा शख्स गाड़ी को चलाने लगता है और श्रेयन से उसका पर्स, घड़ी, पैसे और मोबाइल फ़ोन को लूट लिया जाता है। 15 से 20 मिनट के बाद उन दोनों किडनैपरों ने श्रेयन देवानी को भी ज़बरदस्ती कार से बाहर निकाल दिया और एनी को लेकर कार से फरार हो गए। रात के 12 बजे के आसपास श्रेयन को कार से निकाला जाता है। जिस जगह श्रेयन को उतारा जाता है वो जगह एकदम सुनसान होती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद श्रेयन को एक शख्स दिखाई देता है, जिसके फ़ोन से श्रेयन पुलिस को कॉल करता है और उसके साथ हुई घटना की जानकारी देता है। पुलिस श्रेयन के पास मौके पर पहुंचती है और जानकारी जुटाती है। साउथ अफ्रीका की पुलिस को जब यह पता चलता है कि एनी और श्रेयन ब्रिटिश नागरिक है जो हनीमून बनाने आए थे, तो पुलिस तुरंत इस केस की जांच के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाती है और एनी की तलाश में जुट जाती है। श्रेयन को 12:48 पर केप ग्रेस होटल में छोड़ दिया जाता है और रात के 1:17 पर जोला टोंगो को भी पुलिस होटल ले आती है, जहां श्रेयन और जोला टोंगो दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं। बयान लेने के बाद जोला टोंगो को छोड़ दिया जाता है। कुछ समय में ही पुलिस के द्वारा स्वीडन में एनी के पिता को इस घटना की जानकारी दी जाती है। एनी के पिता तुरंत साउथ अफ्रीका के लिए निकल पड़ते हैं। पुलिस रात भर एनी की तलाश करती रही पर उन्हें कुछ पता नहीं लगता। 13 नवंबर से 14 नवंबर की सुबह हो जाती है। पुलिस एनी की तलाश कर ही रही थी कि उनकी एक टीम को खाईलीचा नाम की बस्ती में जोला टोंगो की टैक्सी मिलती है। पुलिस को उस कार में कोई नज़र नहीं आता, लेकिन पुलिस जब कार के पीछे वाले दरवाजे को खोलती है तो उन्हें एनी की लाश दिखाई देती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और कार की तलाशी लेती है। उसके बाद एनी की मौत की खबर श्रेयन और एनी के पिता विनोद को दी जाती है। पुलिस को एनी की बॉडी पर 3 गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। एनी की लाश देखकर खुलासा होता है कि उसकी वाइट गोल्ड और डायमंड की ब्रेसलेट गायब है। उसका ब्लैकबेरी का फ़ोन भी गायब है। एनी की मौत की खबर सुनकर श्रेयन और एनी के पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिसमें यह खुलासा होता है कि एनी को 3 नहीं 1 ही गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम में एनी के साथ किसी भी तरह की यौन हिंसा की पुष्टि नहीं होती। इससे पता चलता है कि यह सारा मामला एक लूटपाट का था, लेकिन विनोद हिंदुजा और पुलिस को यह समझ नहीं आता कि लूटपाट या किडनैपिंग के दौरान चोरों ने उसे गोली क्यों मारी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में किडनैपिंग और लूटपाट बिल्कुल आम बात थी। विनोद हिंदुजा तो पहले से ही किडनैपर्स को फिरौती देने के लिए पैसे भी लाते हैं। ये केस उस समय काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा, जिस वजह से पुलिस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। 15 नवंबर की सुबह होती है और फोरेंसिक टीम को उस कार के फ्रंट शीशे से एक हाथ के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। यह फिंगरप्रिंट उस समय का होता है जब किडनैपरों ने गाड़ी रुकवाई थी। उस पंजे के निशान को क्राइम रिकॉर्ड में मैच किया जाता है और यह फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज होता है, जिसका नाम जोलिले मंगेनी था। जोलिले मंगेनी पर पहले से ही चोरी चकारी और लूटपाट के केस दर्ज थे। पुलिस तुरंत जोलिले मंगेनी की तलाश में जुट जाती है और उसकी तलाश अगले ही दिन 16 नवंबर को खैलीचा नाम की जगह पर पूरी होती है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पूछताछ की जाती है, जिसमें वो बताता है कि उस रात मैं टैक्सी में था पर मैंने एनी को गोली नहीं मारी। इस पूछताछ में उसने अपने दूसरे साथी का नाम भी बताया, जिसका नाम मजीमा व डोडो क्वाबे था। जोलिले मंगेनी ने बताया कि श्रेयन को गाड़ी से उतार के वो थोड़ा आगे और गए। मजीमा व डोडो क्वाबे ने एनी पर अपनी बंदूक तान दी और उसका पर्स छीनने लगा। एनी अपना पर्स नहीं देती है, जिससे मजीमा व डोडे को गुस्सा आता है और वो एकदम से एनी पर गोली चला देता है। पुलिस अब मजीमा व डोडे की तलाश में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी दीवानी की बॉडी
सारे कागजी काम पूरे करने के बाद उसके पिता और पति को सौंप दी जाती है। उसके बाद श्रेयन और एनी के पिता उसी रात एक प्राइवेट प्लेन से एनी की बॉडी को लेकर इंग्लैंड के लिए निकल जाते हैं। जो एनी देवानी 7 नवंबर 2010 को अपने पति के साथ हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचती है, वो अब वापस अपने घर एक ताबूत में जाती है। अब पुलिस को भी अपने खबरी के जरिए मजीमा व डोडा का पता लग जाता है और 17 नवंबर 2010 की रात को तकरीबन 1 बजे पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। मजीमा व डोडा को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। मजीमा व डोडा के बारे में पुलिस को यह भी पता लगता है कि यह उसका पहला क्राइम है। इससे पहले उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस की पूछताछ में वो बताता है कि मैंने सिर्फ लूटपाट की थी, गोली नहीं चलाई। एनी के ऊपर गोली जोलिले मंगोनी ने चलाई थी और पुलिस को वो मोंडे अबलोंगो शख्स के बारे में बताता है। यह वो शख्स था जिसने मजीमा व डोडा को यह सब करने को कहा था। पुलिस जितना इस केस में पूछताछ कर रही थी, वो हर बार किसी एक नए शख्स तक पहुंच जाती। पुलिस 18 नवंबर 2010 की सुबह उसे भी उसके घर से उठा लाती है। मोंडे मोम्बलोम्बो केप टाउन के क्लोजियम होटल के रिसेप्शन पर काम करता था और उसने भी इससे पहले कोई क्राइम नहीं किया था। मोंडे मोम्बलोम्बो को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उससे भी पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ में वो एक नया खुलासा करता है, जिससे कहानी में एक और मोड़ आता है। मोंडे मोम्बलोम्बो बताता है कि एनी के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने तो बस अपने दोस्त के कहने पर मजीमा व डोडा को एक खून किया था। उसका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो ही था। मोंडे बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपने होटल में ही था तो मेरे पास जोला टोंगो आता है और उससे एक किराए के कातिल की ज़रूरत थी, जिसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलते, और फिर मैंने जोला टोंगो और मजीमा व डोडा की मुलाकात करवा दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जोला टोंगो का नाम सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आती है, उसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। 2 दिन बाद 20 नवंबर 2010 को जोला टोंगो अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर देता है। पुलिस जोला टोंगो से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में अपने आप को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई और उससे बताया जाता है कि उसके सभी साथी को पकड़ा जा चुका है, और पुलिस जोला टोंगो के वकील से कहती है कि अगर वो इस केस में सरकारी गवाह बनेगा तो उसकी सज़ा को कम करवा दिया जाएगा। यह सुनकर जोला टोंगो सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाता है और वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं और वापस कहानी में एक और मोड़ आ जाता है। वो बताता है कि यह कोई लूटपाट की घटना नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था, जिसकी सुपारी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एनी के पति श्रेयन देवानी ने ही दी थी। जोला टोंगो बताता है कि 12 नवंबर 2010 को एयरपोर्ट से एनी और श्रेयन को वो 5:13 पर केप ग्रेस होटल पर छोड़ देता है। जब वो उनको छोड़ के वहाँ से निकल ही रहा था तो जोला टोंगो के पास श्रेयन आता है और बोलता है कि तुम अभी 2 मिनट रुको, मैं वापस आता हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। यह बोलकर श्रेयन होटल में जाता है और थोड़ी देर के बाद वापस आता है। जोला टोंगो की कार में बैठ जाता है। श्रेयन उससे बोलता है कि मुझे एनी मेरी पत्नी का मर्डर करवाना है और वो मर्डर इस तरह करवाना है जिससे यह मामला किडनैपिंग या लूटपाट में की गई हत्या का मामला लगे। मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, और इस काम के लिए श्रेयन जोला टोंगो को 15,000 रैंड साउथ अफ्रीका की करेंसी देने को कहता है। श्रेयन की ये बात सुनकर जोला टोंगो कहता है कि वो खुद तो ऐसे किसी कातिल को नहीं जानता, लेकिन वो अपने दोस्त से इस बारे में पूछकर बताएगा। श्रेयन से बात करने के बाद जोला टोंगो शाम 5:42 पर क्लोजियम होटल पहुंचता है, जहां उसका दोस्त मोंडे काम किया करता था, और फिर मोंडे को वो सारी बातें बताता है कि उसे एक किराए के कातिल की ज़रूरत है। और इसके बाद ही मोंडे मजीमा व डोडो क्वाबे से बात करता है और क्वाबे और जोला टोंगो की बातें करवा देता है।
सारा प्लान समझने के बाद क्वाबे अपने इस प्लान में जोलिले मंगोनी को भी शामिल कर लेता है। 13 नवंबर की सुबह श्रियन जोला टोंगो को कॉल करता है और बोलता है कि मेरे पास इस वक्त पैसे डॉलर्स में हैं, तो मैं इस काम की पेमेंट डॉलर में करूंगा, जिसके लिए जोला टोंगो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस काम का पेमेंट सिर्फ रैंड यानी साउथ अफ्रीकन करेंसी में ही लूँगा। इसके बाद श्रियन और जोला टोंगो दोनों गोल्डन टच ज्वेलर्स की शॉप पर जाते हैं और $1500 को 10,000 रैंड में चेंज करवा लाते हैं और होटल जाते वक्त दोनों आगे के प्लान पर बातचीत करते हैं और फिर उसी रात शहर की चकाचौंध से दूर सर्वसाइड रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं और फिर प्लान के हिसाब से एनी दीवानी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आगे जोला टोंगो बताता है कि एनी की हत्या के बाद श्रियन उसे भी 5,000 रैंड देगा, जिसे लेने को वो 16 नवंबर की दोपहर 1:37 पर केप ग्रेस होटल पहुंचता है। श्रियन सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि जो लिफाफा पहले श्रियन के हाथ में था वो बाहर जाते वक्त जोला टोंगो के हाथ में था। जोला टोंगो की सभी बातें सुनने के बाद पुलिस श्रियन और जोला टोंगो की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और इसके साथ ही केप टाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल, सर्फसाइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज को भी देखा जाता है। सीसीटीवी फुटेज और जोला टोंगो का बयान बिल्कुल मैच हो जाता है। पुलिस को अब एनी देवानी मर्डर केस के असली मास्टरमाइंड का पता लग चुका था, लेकिन उन्हें अब भी यह समझ नहीं आता कि अभी कुछ दिनों पहले ही एनी और श्रियन की शादी होती है और दोनों हनीमून पर आते हैं। फिर श्रियन ने एनी का मर्डर क्यों करवाया? पुलिस को अब लियोपोल्ड लीजर नाम के एक गे प्रोस्टिट्यूट के बारे में पता चलता है, जिसका प्रोफेशनल नाम द जर्मन मास्टर था, जिससे पूछताछ करने पर वो बताता है कि श्रियन और वो काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे और श्रियन पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाया करता था। लियोपोल्ड पुलिस को यह भी बताता है कि श्रियन ने उससे कहा था कि उसके ऊपर उसके घरवालों की तरफ से शादी का बहुत प्रेशर है, मगर वो शादी नहीं करना चाहता। श्रियन देवानी अपने बिजनेस के काम से साउथ अफ्रीका आता करता रहता था और वो जब भी आता वो लियोपोल्ड से मिलता था। पुलिस ने जब और जांच की तो उन्हें पता लगा कि एनी की हत्या की अगली रात भी वो एक गे वेबसाइट पर एक्टिव था। पुलिस को अब हत्यारा और हत्या के पीछे की वजह का पता लग चुका था, लेकिन पुलिस के सामने दिक्कत यह थी कि श्रियन एनी की हत्या के 3 दिनों के बाद वापस लौट चुका था। अब यह मामला इंटरनेशनल बन चुका था। पुलिस अब सभी सबूतों और आरोपियों को कोर्ट में पेश करती है और साउथ अफ्रीका की कोर्ट श्रियन देवानी के खिलाफ अपनी पत्नी की मौत की साजिश रचने के इल्ज़ाम में वारंट जारी कर देती है और श्रियन देवानी को साउथ अफ्रीका लाने के लिए इंग्लैंड कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देती है और 7 नवंबर 2010 की सुबह 10:30 बजे श्रियन देवानी को ब्रिटेन पुलिस उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और उसे साउथ अफ्रीका लाने की तैयारी शुरू करती है। साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में ही 18 साल की सज़ा सुनाई। मजीमावा डोटे को अगस्त 2012 में 25 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जोलिले मंगोनी को नवंबर 2012 में एनी के ऊपर गोली चलाने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। वही मोंडे मोमलोम्बो को रिहा कर दिया गया, जिसके लिए कहा गया कि उसने सिर्फ 2 पार्टियों को मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की कोर्ट में काफ़ी सालों तक श्रियन देवानी को वापस साउथ अफ्रीका लाने के प्रयास होते रहे। आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में इंग्लैंड कोर्ट ने साउथ अफ्रीका की प्रत्यार्पण की अर्जी को स्वीकार कर लिया और कोर्ट की इजाज़त के बाद 7 अप्रैल 2014 को श्रियन देवानी साउथ अफ्रीका आता है और उसके एयरपोर्ट उतरते ही अपनी पत्नी एनी देवानी की हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 अक्टूबर 2014 को श्रियन को कोर्ट में पेश किया जाता है। श्रियन की पेशी के दौरान एनी का पूरा परिवार भी कोर्ट में मौजूद रहता है। पहली पेशी के दौरान श्रियन के वकील ने श्रियन की पहले से लिखी हुई एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसमें लिखा था कि मैं गे नहीं बायसेक्सुअल हूँ। इसका मतलब उसे मर्द और औरतों दोनों के साथ संबंध बनाना पसंद था। श्रियन के इस स्टेटमेंट से सरकारी वकील हत्या के इस मामले में
दूसरे मोटिव को तलाश नहीं कर पाते। सरकारी वकील ने श्रेयन के खिलाफ एक सवाल यह भी रखा कि 13 नवंबर के दिन श्रेयन ने गोल्डन टच ज्वेलर से जो पैसे एक्सचेंज कराए थे वो क्यों कराए थे, जिसका जवाब श्रेयन के वकील ने यह कहकर दिया कि टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो से श्रेयन ने एक हेलीकॉप्टर राइड के इंतजाम करवाने के लिए वो पैसे दिए थे जो श्रेयन अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। इस पूरे मामले में सबसे मुख्य गवाह जोला टोंगो को पेश किया जाता है और एक वही ऐसा शख्स था जिसने श्रेयन से डायरेक्ट बात की थी। जब जोला टोंगो को पेश किया जाता है और जब उससे श्रेयन के वकील द्वारा सवाल जवाब किए जाते हैं तो उसकी बातें बयान से मैच नहीं खाती और सरकारी वकील भी ऐसा कोई लिंक नहीं जोड़ पाए जिससे यह पता चल सके कि एनी दीवानी के मर्डर में श्रेयन का हक था। इस पूरे मामले में श्रेयन के खिलाफ एक भी फिजिकल सबूत नहीं मिलते। सबूतों के अभाव के चलते श्रेयन देवानी को कोर्ट द्वारा अपनी पत्नी एनी देवानी की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।